Hel- Hello and welcome to this series or a chapter where we explore contemporary issues which affects all of us. So today we have again with us the our mentor, the person who is always coming up with ideas and always introducing us to new jurisprudential innovations. So now today we will talk about there is a lot of clamor around reducing the age of consent within POSCO. So there is a lot of clamor around. There is a case which is going on in the Supreme Court, and we have seen fair amount of debate on this. So to give us clarity on this, we have today Dr. Seema Singh. So she will just throw some light and give us clarity as to how this will affect us all. So, ma'am, प्लीज आप मुझे ना आप ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दीजिए, कैसे आया, क्यों है, क्या चीज है, इशू क्या है। एक्चुअली शांतनु, इशू क्या है ये जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इशू था भी या इशू क्रिएट हो गया ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सभी को पता है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो इंडिया में हम सबको पता है कि देयर इज अ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि एक इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होने लगी हाई कोर्ट्स के जजमेंट में रिगार्डिंग दोज केसेस इन विच आइदर वन और बोथ द पार्टीज आर माइनर एंड दे गॉट मैरिड टू ईच अदर। तो अभी जो सबसे रिसेंट केस आया, ये रिसेंट केस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। इस केस के फैक्ट ये थे कि इसमें एक मुस्लिम लड़की जो नाबालिग थी, उसने एक मुस्लिम लड़के से जो कि नाबालिग था, यानी दोनों नाबालिग हैं, उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। और इस केस को जब हाई कोर्ट के सामने लाया गया तो बेसिकली वो डिमांड ये लेकर के आए थे कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने इसमें क्या किया, इसमें अगर आप इस जजमेंट को पढ़ोगे तो प्राइमरली ये मुस्लिम लॉ को बेस बना करके कि वहां पे एज ऑफ प्यूबर्टी इज द एज ऑफ मेजोरिटी, उसको फोकस करके ये जो है मैटर को आर्ग्यू किया गया। हाई कोर्ट ने मैटर में क्या किया, हाई कोर्ट ने मैटर में उनको प्रोटेक्शन दे दिया अंडर आर्टिकल 21। तो अगर आपने उनको प्रोटेक्शन दिया तो एक तरीके से आपने राइट टू लाइफ को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में प्रोटेक्शन मैरिज को चला गया, क्योंकि आपने वहां पे कहीं भी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट का जिक्र नहीं किया। इसके बाद बंगाल का एक केस आया और बंगाल में भी यही केस था, लेकिन बंगाल में इशू क्या था कि लड़की माइनर है और लड़का जो है वो मेजर, और एज का गैप अच्छा खासा है, यानी 14 साल की 15 साल की अगर लड़की है तो 25 साल का लड़का था। वहां भी हाई कोर्ट ने क्या किया कि इस माइनर मैरिज को प्रोटेक्शन दिया ऑन दिस ग्राउंड की द गर्ल गॉट प्रेग्नेंट एंड उसको एक उनको एक बच्चा भी हो गया जिसको कि, और लड़की को पेरेंट्स रखने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने इसको इस मैरिज को मतलब चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के परव्यू में वो लेकर के आए नहीं। ओके। ये जो चंडीगढ़ ये तो जो ये इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही थी, इसको लेकर के एनसीपीसीआर और एनसीडब्ल्यू ये अभी सुप्रीम कोर्ट में आया है और उन्होंने बोला कि माइनर की मैरिज को अगर लॉ प्रोहिबिट करता है तो उसको परमिट नहीं किया जा सकता, चाहे बच्चा किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो। तो उसमें अभी जस्टिस नागरत्ना का जजमेंट है जिसमें उन्होंने लोकस की बेसिस पे एनसीपीसीआर और एनसीडब्ल्यू दोनों की जो अपील आई थी उसको उन्होंने मतलब पिटिशन को उन्होंने, स्पेशली पिटिशन को उन्होंने खारिज कर दिया। दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस जो है निपुण सक्सेना का है। निपुण सक्सेना का केस बेसिकली जो है वो इससे रिलेटेड था कि जो विक्टिम है उनकी सेक्सुअल ऑफेंसेस के या जो माइनर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इन दोनों उस पर खैर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया। फिर उसमें एज एन अमिकस क्यूरी जो है इंदिरा जयसिंह ने अपना रोल प्ले किया और उन्होंने वहां पे एक नया ग्राउंड उठाया कि माइनर की जो एज ऑफ कंसेंट है उसको जो है घटा करके 18 साल से 16 साल कर दिया जाए। इसी बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिपेंडेंट थॉट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी शायद 2018 के आसपास एक जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जिसमें कि उन्होंने एग्जैक्ट कॉन्ट्रारी जो है वो जजमेंट दिया। आपको पता है कि हमारी जो पहले की आईपीसी थी उसमें अगर अपनी वाइफ के साथ भी अगर वो 16 साल से कम उम्र की है, कोई जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे रेप की कैटेगरी में माना जाता था। इंडिपेंडेंट थॉट ने बोला कि 16 साल की एज को बढ़ा करके 18 साल कर दिया जाए, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया। और एडमिट करने का जो एक मेन रीजन ये था, उन्होंने ये माना कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर रेशनैलिटी का जो है वो अभाव होता है, वो प्रॉपर कंसेंट देने में
सहमत नहीं होते, क्योंकि वो अपनी कंसेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ नहीं पाते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो इंदिरा जयसिंह की प्ली आई है वो इंडिपेंडेंट थॉट के जजमेंट के एकदम अगेंस्ट में है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि अभी जो सरकार भारतीय न्याय संहिता लेकर के आई है उसमें इंडिपेंडेंट थॉट के इस क्लॉज को उन्होंने एज सच रखा। और उन्हें जो पहले 16 साल से 16 साल तक का जो उम्र का जिक्र किया गया था, यानी यदि अपनी पत्नी से भी जो 16 साल से या उससे कम उम्र की है उसके साथ अगर आप ऐसे रिलेशनशिप बनाते हो तो ऑफेंस होगा, उसको 16 से बढ़ा करके 18 साल कर दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तीसरा बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि सरकार जो है मैरिज की एज लड़कियों के लिए 21 साल करना चाह रही है। तो अगर आप ये देखोगे तो लॉ का जो एक कंसिस्टेंसी अगर हम देखें तो लॉ में एज जो है माइनर की उसको लेके कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। वो मैच्योरिटी एक्ट हो, गार्जियनशिप एक्ट हो, उसको आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, अब वो आपका आईपीसी हो या भारतीय न्याय संहिता हो, हर जगह पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हर जगह पे जो माइनर की एज मानी गई वो 18 साल ही मानी गई है। और सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो इस चीज को लेकर के है कि आप क्या कह रहे हो कि पॉक्सो में जिसमें कि 18 साल एज है उसमें अगर एज को दोनों अगर एक दूसरे को कंसेंट देते हैं तो विक्टिमाइजेशन जो है वो सिर्फ ऑफेंडर यानी लड़के का ही क्यों होना चाहिए, जबकि लड़की की फ्री विल रही है। तो उन्होंने एक मेन जो उनका आर्ग्यूमेंट है कि 16 साल की लड़की जो है वो कंसेंट देने में समर्थ होती है। और अपने इस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने कई सारे फॉरेन कंट्रीज के एग्जाम्पल और जजमेंट्स दिए हैं। और अपनी पिटिशन में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसको कि कहते हैं मेजर माइनर। तो मेजर माइनर का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजन शी इज माइनर, बट टू गिव हर कंसेंट टू एंटर इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज कवर्ड अंडर द पॉक्सो, she is not minor but she should be treated as major. But there are lots of legal questions, there are some ethical questions, legal questions, and physical and psychological questions are also involved. तो ये जो एक इशू आया इसने एक नई डिबेट को, स्पेशली जो इंदिरा जयसिंह का जो उसमें रिस्पॉन्स है उसने एक नई डिबेट को जन्म दिया है कि क्या पॉक्सो के अंदर 18 साल से घटा करके 16 साल माइनर की एज की जानी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 16 से 18, आपको पता है पहले 12 साल थी, 14 हुई, 16 हुई, 18 हुई। तो 12 से 18 तक आने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा और ये 18 साल इसलिए लाई गई थी ताकि लड़कियां पढ़ लिख लें, उनको पढ़ने लिखने का समय मिले और वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से मैच्योर हो। और इसी एज को लड़कों के केस में 21 साल जो है वो डिसाइड किया गया था। तो पार्लियामेंट ने बड़े डेलिब्रेशन के बाद, इंक्लूडिंग पॉक्सो में भी बहुत डिस्कशन और डेलिब्रेशन के बाद यूनानिमसली, चाहे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट हो और चाहे पॉक्सो, उसमें उन्होंने 18 साल की एज रखी। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर अलग अलग हाई कोर्ट्स की इनकंसिस्टेंसी पर्सनल लॉज की बेसिस पे या अदरवाइज क्यों क्रिएट कर रहे थे। तो उसका कॉन्सिक्वेंस हो रहा है कि एक सेटल्ड लॉ जो है वो डिसबैलेंस हो गया है और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, क्योंकि आज हमें क्लैरिटी नहीं है कि दो माइनर जो 16 साल से कम एज के हैं अगर वो मैरिज करते हैं तो उस मैरिज की वैलिडिटी क्या होगी, वो वैलिड मानी जाएगी कि इनवैलिड मानी जाएगी। लॉ कहता है कि वो मैरिज जो है परमिसिबल नहीं है, लेकिन जजमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। वो कुछ कहते हैं कि परमिसिबल है और कुछ कहते हैं कि परमिसिबल नहीं है। तो यही जो है इसका मेन इशू है कि क्या पॉक्सो के केस में जो लड़के बेसिकली ऑफेंडर्स हैं जिनका की विक्टिमाइजेशन हो रहा है, क्योंकि लड़की कंसेंट दे के मुकर जाती है तो कंसेंट तो लड़की ने दी थी तो लड़का क्यों सफर करे। तो कंसेंट अगर लड़की 16 साल की दे रही तो उसे प्रॉपर कंसेंट मान के पॉक्सो में माइनर की एज को घटा करके 16 साल कर दिया जाए। तो ये केस का फैक्ट है। ओके मैम। ठीक है मैम, जैसे आपने कहा कि जो अमाइकस क्यूरी है, इंदिरा जयसिंह, उन्हें काफी एग्जांपल्स दिए, काफी साइटेशंस दी कि विदेश में ऐसा हो रहा है, वेस्ट कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। तो मैम ऐसी एक एक बहुत फेमस राइटर है, उन्हें किताब लिखी, उसमें वो ईस्ट के थे, तो उन्हें कहा कि इट इज नॉट ऑलवेज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट, लेकिन हम लोग की ये आदत नहीं छूट रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो वेस्टर्न चीज को पकड़ के रखना और वैसी चीज को एम्यूलेट करना, हाउ इट विल इम्पैक्ट अस? मैम इसको आप थोड़ा वेस्ट एजेंडा को थोड़ा थोड़ा लाइट डालिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि वेदर वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट।
तो हम्म। ये जो डीकोलोनाइजेशन का भी प्रोसेस चल रहा है और हम अपने दिमाग को डीकोलोनाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने स्टैंडर्ड क्या फिक्स कर लिया, अगर आप इंदिरा जयसिंह की पिटीशन भी देखेंगे, उनके उसको रिस्पॉन्स को, तो उसमें उन्होंने कोई लॉजिक नहीं दिया। लॉजिक का मेन ग्राउंड ये है कि वेस्ट में ऐसा हो रहा है, यूएस में हो रहा है, यूके में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है, तो यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन जो वेस्ट कर रहा है वो सही है ये उनको कैसे पता? क्योंकि अगर आप जा करके वेस्ट में इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे, तो वेस्ट में इसका बहुत ही गंभीर परिणाम हुआ है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां पे जो माइनर को एक राइट टू डिटर्मिनेशन और सेक्सुअल लिबर्टी जो दी जा रही थी, उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वहां पे परिवार टूटे, वहां पे बच्चे, यानी जो बच्चों की पीढ़ियां थी वो बर्बाद होने लगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी जो यूएस इलेक्शन हुआ था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था। ब्रिटेन जो है ऑलरेडी इस क्राइसिस से गुजर रहा है, और उनके यहाँ माइनर बच्चियां जो मदर बन रही हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि उनकी जो यंग जनरेशन है ना, वो एक तरीके से कोलैप्स कर रही है। अब यहाँ पे हमें दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला, वेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे स्ट्रक्चर जैसा नहीं है। इंडिया में एज ऑफ प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सो मेनी अदर थिंग। तो एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि क्या मेंटल कैपेसिटी और फिजिकल कैपेसिटी को हम एट पार ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा होता है इंटेलिजेंट होना और विजडमफुल होना। एक बच्चा इंटेलिजेंट तो हो सकता है, पर क्या वो विजडमफुल हो सकता है? माइनर जुरिस्प्रूडेंस में हमने माइनर को माइनर क्यों माना? अगर आप इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी देखेंगे, तो वहां पे भी माइनर की एज 18 साल ही रखी गई है। तो यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि माइनर जुरिस्प्रूडेंस आखिर क्या है, माइनर को हम माइनर क्यों मानते हैं और क्यों हम उसको प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। तो जब तक हम इसको एस्टेब्लिश नहीं कर देते कि वो पैरामीटर जिसकी बेसिस पे माइनर को माइनर माना गया, वो पैरामीटर फॉल्स हैं, तब तक हम अगर माइनर को मेजर की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये माइनर के अगेंस्ट में एक डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये वैसे ही है कि कुछ लोगों की जिद है कि हमें ये चाहिए, तो आपने गलत बात को सही साबित करने के लिए एक नया जामा पहनाया और आपने मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहां पे बच्चे की जिद है कि, या बच्चों की जिद है कि हमें ये चाहिए। तो आपने बोला कि कुछ थोड़े और ज्यादा बच्चों की जिद है, तो क्यों नहीं से सारे बच्चों की जिद बना दिया जाए। तो ये एक इसका जो जनरलाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंस होगा बिसाइड्स अदर्स, वो ये होगा हम्म। कि माइनर के बीच में अगर आपने इस तरीके के रिलेशनशिप को अलाउ कर दिया, तो हम्म। ये एक जो सोशल रिस्ट्रिक्शन है ना, या मॉरल रिस्ट्रिक्शन है, वो मॉरल रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। और आप खुद भी समझ सकते हो कि एज ऑफ प्यूबर्टी इस देश में इतनी कम होती है कि 16 साल का बच्चा जो है वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस या इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए कैपेबल होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मली जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा लग रही है कि इस एज के बच्चे जो हैं वो इजी प्रे उनके लिए कौन हो सकता है उसको खोजते हैं। तो उनके रिश्ते में, घर में, आस पड़ोस की जो लड़कियां होंगी या इस तरीके के जो बच्चे होंगे, उनमें इस तरीके के केसेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अभी उनको बचपन से समझाया जाता है कि ये गलत है, इसलिए तुम्हें नहीं करना। अगर आपने उस गलती के मॉरल बैरियर को हटा दिया, तो नंबर ऑफ द केसेस ऑफ इंसेस्ट विल राइज लाइक एनीथिंग। तो लड़कियां जो हैं वो बहुत ज्यादा असुरक्षित होने वाली हैं, और अल्टीमेटली इसमें दोनों का ही फ्यूचर बर्बाद होने वाला है। इसीलिए आप अगर देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया गया। हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन एंड चिल्ड्रन को एक अलग से प्रोटेक्शन दिया गया। तो अगर आप इसके इंटेंट को देखोगे ना, तो जो विमेन को या गर्ल चाइल्ड को स्पेशल प्रोटेक्शन, या बच्चे को स्पेशल प्रोटेक्शन 15(3) में है, वो गर्ल चाइल्ड को स्पेशल प्रोटेक्शन से डिप्राइव करके बॉय और गर्ल को इक्वल फुटिंग पे लेकर के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अंडर आर्टिकल 14 में मेल और फीमेल या गर्ल और बॉय को जैसे ही आप इक्वल फुटिंग पे लेकर के आओगे, वैसे ही वो माइनर गर्ल के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा, क्योंकि फिजिकली बॉय और गर्ल सिमिलरली प्लेस्ड नहीं है। तो ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी वॉयलेशन है। इसी तरीके से अगर आप आर्टिकल 21 का देखोगे, तो लड़की के सीधे सीधे आर्टिकल 21 के राइट का वॉयलेशन होता है, बिकॉज हेल्थ वाइज शी इज गोइंग टू सफर। True. उसकी एजुकेशन सफर करेगी, उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है सफर करेगी, No और doubt. उसको जो अलग अलग तरीके के ट्रॉमा होने वाले हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रॉमा हो, चाहे वो मेंटल ट्रॉमा हो, वो उससे उससे होकर के उसको पास ऑन होना पड़ेगा। और उसका जो राइट टू लाइवलीहुड है, जो वो अच्छा पढ़ लिख करके कर सकती थी, वो कहीं ना कहीं सीवियरली डैमेज हो जाएगा।
माइनर मदर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और उन माइनर्स मदर के जो माइनर बच्चे होंगे उनका क्या फ्यूचर होगा, जिनमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि वो अलग अलग तरीके की फिजिकल डिफॉर्मिटीज के शिकार हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्सिक्वेंस है ना, ये अनएंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और ये स्टेट के आर्टिकल 45 को क्लियर वायलेट करता है, जहां पे राइट स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो माइनर्स के चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करेगा, यानी बच्चों के बचपने को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो ये पिटिशन क्या करना चाह रही है, ये माइनरहुड या चाइल्डहुड को ना एडल्टहुड की तरफ पुश करना चाह रही है। क्योंकि अगर आज आर्ग्यूमेंट 16 साल की एज में कंसेंट का है, तो आज 18 साल को आपने रिस्ट्रिक्ट किया तो आप कह रहे हो 16 साल तक जा रहा है। कल आप 16 साल करोगे तो 14 साल तक जाएगा, फिर ट्रू। और 12 साल तक जाएगा। तो क्या हम अपने 8 9 10 और 11 साल 12 साल के बच्चों को ये राइट टू चॉइस देने के लिए हम तैयार हैं? और अगर हम देंगे, वो तो बच्चे हैं, पर हम तो बच्चे नहीं है ना, हमें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डेफिनेटली समझना पड़ेगा। इसलिए काफी ये डेंजरस ये हो सकता है, बहुत हो नहीं सकता, ये होगा, ये बहुत ही डेंजरस होगा। वेरी वेल सर मैम, बिल्कुल से आप सही कह रहे हैं कि दिस विल हैव डायर एंड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। एंड मैम मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं जैसे हमने लीगल की बात करी कि मैम क्या क्या प्रोविजंस आ रहे हैं, अब मैम थोड़ा आप बताइए कि इसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, कि मतलब फैमिली स्ट्रक्चर्स पे, बच्चों की साइकोलॉजी पे, बच्चों के उनके उनके आपस में इंटरेक्शन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, और अल्टीमेटली उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन द लार्जर यू नो पिक्चर, की क्या हो सकते हैं इन द लॉन्गर रन। तो उस पर थोड़ा बताइए आपकी सोशल इम्प्लीकेशन। एक्चुअली जैसे अभी आपने देखा ना कि हाई सुप्रीम कोर्ट, एक नया टर्म आजकल सुप्रीम कोर्ट में यूज हो रहा है, टीनेज रोमांस या रोमियो जूलियट रोमांस। इस तरीके की लैंग्वेज जो है सुप्रीम कोर्ट में यूज की जा रही है, और जजमेंट में भी जस्टिस नागरत्ना ने इसको इस्तेमाल किया है। तो ये जो रोमियो जूलियट रोमांस या टीनेज रोमांस या टीनेज रोमांटिक रिलेशनशिप, ये जो टर्म प्रोपोगेट किया जा रहा है, बेसिकली इसको प्रमोट करने के पीछे जो आइडिया है वो है इसके सोशल एक्सेप्टेंस को बढ़ाना। अगर आप इसके पूरी के पूरे प्रोसेस को देखोगे, तो जिस चीज को आज इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसको बहुत ही सेटल्ड तरीके से कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूरोप और यूएस में भी इसको सेटल किया गया। और यहाँ पे अगर आज आप अमेरिका यूरोप की हालत अगर आप देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने टीनेजर्स को अपना एक बड़ा मार्केट अब बना दिया है। तो टीनेजर्स बड़े मार्केट कैसे होंगे, ये सोचना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, या फिर आपके जो सेक्स चेंज थेरेपीज चल रही हैं, या जो अबॉर्शन है, ये केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। और आप याद रखिएगा कि इन केसेस की मार्केट भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में जब आप इस तरीके के लॉस को लाने की बात करते हो या चेंजेस को लाने की बात करते हो, तो इसमें आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली कुछ तो इसमें बड़े कॉन्ट्रडिक्शन, एक मैं कहना भूल गई थी, मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ये भी है कि दो माइनर अगर कंसेंटिंग रिलेशनशिप। हाँ। Please pardon us, there was a technical glitch. So we will pick up from the point where we left last time. So we were talking about कि मैम बता रहे थे हमें कि इसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, बच्चों का अपने आपस में उनका रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा, फैमिली के साथ, और उनकी जो ओवरऑल लाइफ है उस पे क्या इम्पैक्ट होगा, एंड उसके फ्यूचर रिपरकशंस। एंड देन यस, यस मैम। मैं जैसे बता रही थी शांतनु कि जो ये कुछ रोजी टर्म्स कॉइन किए जाते हैं, रोमियो जूलियट रोमांस और टीनेज रोमांस और समटाइम समथिंग लाइक दैट, टीनेज रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, ये जो एक अट्रैक्शन क्रिएट किया जाता है और एक तरीके की सैंक्टिटी सोशल देने का प्रयास किया जाता है, ऐसा प्रयास पश्चिमी देशों में किया गया और उसके परिणाम बड़े भयानक हुए। इंडिया में क्या परिणाम है उसको जानने होगा, इसको जानने से पहले वेस्ट में जो हो रहा है वो हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर समय वेस्ट का एग्जाम्पल हमें दिया जाता है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में, लगभग 20 सालों में, वहां पे जो माइनर इंडस्ट्री है ना, माइनर्स की जो सेक्स इंडस्ट्री है, वो एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हुई। और अगर इसकी शुरुआत अगर आप देखोगे और इसका इम्पैक्ट देखोगे, स्पेशली अमेरिका और यूके में, तो वहां पे जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो इसकी शुरुआत जहां से हुई, वहां पे सबसे पहले जो 9-10 साल से
ऊपर के बच्चे होते हैं उनको सेक्स एजुकेशन दी जाती है, और जेंडर सेंसिटिविटी या सेंसिटाइजेशन के नाम पे उनसे ये कहा जाता है कि अगर आप लड़के हो तो सोचो यदि आप लड़की होते तो कैसा लगता, लड़की हो तो ये सोचो कि लड़का हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। और ऐसे करते करते उनके दिमाग को इस कदर जो है इफेक्ट किया जाता है कि बाय द एज ऑफ 13 और 14 वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस उनको हो जाती है, जहां पे उनको अपने जेंडर को लेकर के कंफ्यूजन हो जाती है। इसी को कई बार आप देखते हैं कि आजकल एक जो अल्ट्रा लिबरलिज्म है वहां पे कोई कह रहा कि हम कुत्ता बन के रहना चाहते हैं, कोई कह रहा हम पेड़ बन के रहना चाहते हैं, कभी जेंडर फ्लूइडिटी की बात की जाती है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक लड़का जो ये कह रहा है कि मैं लड़का हूं पर मुझे लड़की की तरह संबोधित करो, या मैं लड़की हूं, या लड़की है जो ये कह रही है कि मैं लड़की हूं और मुझे लड़का हूं और मुझे लड़के की तरह संबोधित करो। तो इसमें कुछ तो जो है वो जेनेटिकल होता है, कुछ कुछ जो है कुछ अलग रीजंस होते हैं। लेकिन ये जो है ना ये एक इंड्यूस्ड बिहेवियर है। एक नॉर्मल जो बॉय या नॉर्मल जो गर्ल है उसको एक तरीके से आप साइकोलॉजिकली इंड्यूस करके उसकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उसको आप क्रिएट करते हो। तो वहां पे धीरे धीरे ये होने लगा कि यूके और यूएस में सेक्स चेंज इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होने लगी, और जो ये टीनेजर बच्चे थे ये अपना सेक्स चेंज करवाने लगे। और अगर आप इनका ओवरऑल परसेंटेज देखोगे तो इतना ज्यादा हाई है कि वहां पे धीरे धीरे बच्चों ने ये बोलना शुरू किया कि अगर मैं सेक्स चेंज कराना चाहता हूँ देन आई डोंट नीड माय पेरेंट्स परमिशन। और अगर अभी आप देखोगे तो फ्लोरिडा में इसको लेकर के एक लॉ पास किया गया, जहां पे ये कहा गया कि यदि माइनर अपने सेक्स को चेंज कराना चाहता है तो उसे अपने पेरेंट्स की सहमति की जरूरत नहीं है। तो यदि आज के समय में और जो फ्यूचर कास्ट है सेक्स चेंज इंडस्ट्री को लेकर के, यदि आप जाकर के इसको चेक करो कि किस रेट से बढ़ रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि टीनेज रोमांस के नाम पर या राइट टू डिटर्मिनेशन के नाम पे जो बच्चों को एक तरीके से सेक्सुअलाइजेशन किया जा रहा है या सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ उनको इनकरेज किया जा रहा है, उसका भयंकर परिणाम जो है वो वेस्ट में हुआ। क्योंकि इस तरीके के रिलेशनशिप में जाने के जो परिणाम होते हैं, पहली बात तो ये है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, और उस एज में वो अपनी चीजों को डिसाइड करना चाहते हैं जहां पर ना कि वो केवल निर्णय लेने में असमर्थ हैं, बल्कि they are not aware that what kind of consequences they are going to face if they are going to continue in such type of relationship। तो जैसे इसमें अगर आप देखो तो लड़कियों की वल्नरेबिलिटी 16 को अगर हम लेकर जाते हैं 16 तक, तो कितनी ज्यादा हो सकती है। वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में जा सकती हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी अमंग्स द माइनर ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल, एचआईवी जो माइनर्स में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और सबसे बड़ा जो सोशल इम्प्लीकेशन इसका होने वाला है कि हमने जिस लिव इन को मैरिज के एट पार ला करके मेजर्स में एक सैंक्टिटी दे दी, उसी लिव इन रिलेशनशिप को हम कहीं ना कहीं माइनर में प्रमोट करने जा रहे हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो सबसे गहरा परिणाम होने वाला है कि भारत जो है अलग अलग स्टेटा में एक डिवाइडेड सोसाइटी है। तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत जैसा देश जहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटा हैं, वहां पे वो कम्युनिटीज जहाँ पे लड़कियों की शादी ऑलरेडी बहुत यंग एज में की जाती है या कर दी जाती है, वहां पे इस बात की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी कि वो 12 साल 13 साल या 10 साल की एज में उनके पेरेंट्स उनकी शादी कर देंगे। उसका रीजन ये है कि अगर वो इस तरीके की रिलेशनशिप में जाती हैं तो भारत जैसे समाज में जहाँ पे ऑनर किलिंग होती है, जहाँ पे लोग इस तरीके के विवाह को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जहाँ पे सोशल क्लासेस बढ़ सकते हैं, कम्युनल क्लैशेस बढ़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि लड़का और लड़की किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ऑनर किलिंग हो सकती है, लोग अपनी माइनर लड़कियों को डिसोन करना शुरू कर देंगे। और जब वो डिसोन हो जाएंगी इस तरीके के रिलेशनशिप में जाने के बाद, इसकी क्या गारंटी है कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप एक इमेच्योर एज में शुरू हुआ है वो बड़ा लंबा कंटिन्यू करेगा। कल को वो लड़का अगर उस लड़की को छोड़ देता है तो उसका जो मानसिक ट्रॉमा होने वाला है, या लड़के को जो मानसिक मानसिक ट्रॉमा होने वाला है, उसका इम्पैक्ट मेकिंग की उनकी एज है ना, वो पूरी की पूरी एक स्ट्रगल में निकलने वाली है। उसके अलावा आप 16 साल से 18 साल के बीच की लड़की को लॉफुल गार्जियनशिप से निकालने का ओपन अप लाइसेंस दे रहे हो, तो अब उसकी किडनैपिंग भी नहीं हो सकती। ये जो रोमियो जूलियट रोमांस है इसमें जो है वो लॉफुल गार्जियनशिप से निकल करके लड़के के साथ चली तो गई, लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा? क्या उससे शादी करेगा? यदि शादी करेंगे तो क्या माइनर लड़का उसकी देखभाल करने में समर्थ है? अगर बच्चा होता है तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? यदि माइनर लड़का उसको छोड़ के चला जाता है
तो एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ पे 16 साल की माइनर मदर हो और उसका 1 साल का बच्चा हो। तो क्या हम ऐसे बच्चों को स्कूलों में देखना चाहते हैं? अगर इनकी फैमिली इसको डिसोन कर देती है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में कौन लेगा? दूसरी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इसके बाद जब आपने उसको नेचुरल गार्जियनशिप से निकाल दिया और वो चूजन फैमिली में चली गई, तो इसके बाद वो प्रोस्टिट्यूशन में जा रही है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जा रही है। ये सारी जो चीजें होने वाली हैं, जो प्रॉपर्टीज के इश्यूज जो क्रिएट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी का भी एक बड़ा इशू आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉ भी ये कहता है कि माइनर जो है प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हो सकता। अगर वो बाई बर्थ उसका सक्सेशन का राइट है तो भी नहीं। फिर इसमें ये इशू आएगा कि जब माइनर एक चीज के कंसेंट के लिए मेजर है, तो बाकी चीजों के लिए उसको क्या हम माइनर मान सकते हैं? तो आप ये मान के चलो कि पूरा का पूरा जो आपके लेजिस्लेशन और जो जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें एक मेजर मेजर सेटबैक लगने वाला है। ये पूरी व्यवस्था को इसलिए तोड़ देगा क्योंकि ये जो ब्रोकन रिलेशनशिप होते हैं, कल को जब ये लड़का या ऐसी लड़की जब नॉर्मल मैरिज में जाते हैं, तो पहली बात तो ये कि उनकी मैरिटल लाइफ सक्सेसफुल होगी, इसके चांसेस बहुत कम है। दूसरा, जिस एज में है उसमें इनके मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होंगे, आप इससे भी डिनाई नहीं कर सकते। तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो, चाहे वो HIV हो, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? आप उनको एक तरीके से पुश कर रहे हो कि आप उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करो जो उनकी हेल्थ कंडीशन को सूट भी नहीं करते हैं। पेरेंट्स और बच्चों में अगर इस तरीके के रिलेशनशिप बढ़ेंगे तो नेचुरली, या तो अभी भी लोग शादी में जाना नहीं चाह रहे हैं, कल को शादी करेंगे भी नहीं, अगर कर भी लिया तो बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पैदा करना चाहेंगे। तो ये जो हमें ये समझना पड़ेगा कि वेस्ट में फैमिली इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट, पर भारत में फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। और हमारा सोशल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग रहा है, पर धीरे धीरे हमने इसको देखा कि जैसे जैसे हम कोलोनाइजेशन को हमने फॉलो किया, हमारा ये सोशल स्ट्रक्चर टूटा है। हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आए, न्यूक्लियर फैमिली से अब ये स्थिति हो गई है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चे नहीं, फिर अब ये स्थिति आ रही कि शादी क्यों करना, ऐसे ही साथ में रहते हैं। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम खुद से ही शादी कर लेंगे। कुछ पेट्स के साथ रह रहे हैं और वही पब्लिकली उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि नहीं, आपको किसी रिलेशनशिप में जाना ही क्यों है, आप अकेले ही अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो इसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, भारत जो अपने यूथ पे, जिसका पूरा का पूरा फ्यूचर रिलाई करता है, जिसकी बेसिस पे हम 2047 का विकसित भारत देखना चाहते हैं, एक्चुअल में उसी की पूरी जड़ें जो हैं वो हिल जाएंगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं उनको स्पेशली बताना चाहती हूँ कि बच्चों में वायलेंस की टेंडेंसी जो इस तरीके की, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर 25 साल तक ब्रह्मचर्य माना जाता है, तो लड़की का जो वूम होता है बेसिकली, वो जो है रिप्रोडक्शन के लिए या इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए, एक्चुअल में तो वो 21 साल की एज तक तैयार होता है, पर 18 से कम तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी स्थिति में या बच्चियां इस स्थिति में जाती हैं या इस तरीके के काम उनके साथ किए जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर, ये उनमें बहुत ज्यादा संभावना बढ़ेगी कि उनको सर्विक्स का कैंसर होगा। और सर्विक्स के कैंसर के साथ साथ रेगुलर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, वो PCOD के साथ साथ उनकी बॉडी में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगी। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है हमें माइनर्स को स्कूल्स में, हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है वो पीछे से आगे की तरफ ग्रो करता है। तो जो भी बच्चे अर्ली एज में सेक्सुअल कंटेंट को एक्सपोजर जिनको मिलता है या इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनका फ्रंटल ब्रेन ग्रो ही नहीं करता। और आपका जो फ्रंटल ब्रेन होता है, ये बेसिकली आपकी रेशनैलिटी को डेवलप करता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनका फ्रंटल ब्रेन ग्रो नहीं करेगा, वो उनके जो है ऑफेंडर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उनके अंदर कोई रैशनैलिटी नहीं होती, वो एक गलती को बार बार करते हैं और जिस गलती को कर रहे हैं उसको वो गलती मानते भी नहीं है। तो आप ये मान करके चलिए कि सामाजिक स्तर पे माइनर ऑफेंडर्स जो हैं या चाइल्ड ऑफेंडर्स, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और जो पीडोफिलिक हैं उनके लिए तो एक हेवन क्रिएट हो जाएगा, ट्रैफिकर्स के लिए एक हेवन क्रिएट हो जाएगा। इन टोटल महिलाओं के लिए हम बहुत ही असुरक्षित माहौल पैदा करेंगे। और जिस विमेन एम्पावरमेंट को गेन करने में आजादी के बाद हमें इतना साल लगा, उसको हम वापस रिग्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए हर हालत में आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अपनी उनकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनके फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, ये जो सीरियस इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर होने वाले हैं,
इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की चीजों को न सिर्फ डिस्करेज किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट है। तो कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके के मैटर्स में कॉग्निजेंस भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पब्लिक व्यू जो है वो एक एक पिटिशन नहीं वो शो करती है। जो पब्लिक कंसेंसस होता है वो पार्लियामेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है जब वो लॉ बनाती है। तो एक्चुअल में तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का मुझे नहीं लगता कोई भी लोकस बनता है, और जो कोर्ट में आए हैं वो अफेक्टेड पार्टी भी नहीं है, उनका लोकस भी नहीं है। कुछ केसेस को एग्जाम्पल बना करके चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी भारत में एक्सेप्टेबल लीगली भी नहीं होनी चाहिए, सोशली भी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी तरीके से हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बड़े घातक हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी शांतनु। आपने बिल्कुल बहुत ही प्रिसाइजली बात कही कि ये एक्सेप्शंस को एग्जाम्पल बना रहे हैं। जैसे वो पिटिशन में भी जैसे हमने देखा एग्जाम्पल्स दिए कि देयर आर ओनली 24% ऑफ द केसेस वेर इन जहां पर कंसेंशुअल है उनको प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ा। तो उन 24% को आप बचाने के लिए 75% को आप हजार्ड दे रहे हैं, आप उनकी जियोपार्डी में डाल रहे हैं उनके राइट्स। तो ये मैम आपने बहुत सही बात कही कि एग्जाम्शन exceptions are being sought to be made examples। अब मैम अब हम बात करते हैं कि जैसे ये पिटिशन आई इसमें जैसे 25% केसेस थे, तो हमने देखा कि इसमें हमारे पास लीगल सॉल्यूशंस हैं जैसे जुवेनाइल जस्टिस में। तो आप इसको कैसे, या फिर हम हाई कोर्ट्स को एम्पावर कर दें कि वेरेवर दे फाइन कि ये एक अप्रोप्रिएट केस है, यहाँ पर वो 482 का पावर यूज करके वो मैटर को क्वाश कर दें। तो मैम ऐसे कुछ सॉल्यूशंस आपकी तरफ से आप क्या बताएंगे कि जो पिटिशनर का ग्रीवेंस है वो भी सॉल्व हो जाए और 25% लोग भी कंसेंशुअल लोग बचे रहें। देखिए, इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बार बार जो पॉक्सो में दो चीजें उठाई जा रही हैं। पॉक्सो में एज की लोअरिंग इसलिए कर लिया जाए क्योंकि जो लड़का होता है वो एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या पॉक्सो में माइनर को एज अ क्रिमिनल ट्रीट करके हम उसका ट्रायल करते हैं क्या? यदि आप हम्म। पॉक्सो को पढ़ोगे तो पॉक्सो में एक चीज एकदम साफ दिखाई देती है। पहली बात यह कि विक्टिम सिर्फ माइनर होगा, यानी 18 साल से कम का। लेकिन जो ऑफेंडर है वो माइनर और मेजर दोनों हो सकता है। तो लेकिन वही पॉक्सो बहुत साफ साफ कहता है कि उस स्थिति में जबकि ऑफेंडर 18 से कम की एज का होगा, तो हम्म। वो मैटर जो है पॉक्सो कोर्ट में ना जा करके वो जेजे एक्ट में जाता है। और जेजे एक्ट में माइनर ऑफेंडर को एक्चुअल में ऑफेंडर माना ही नहीं जाता, इसलिए उसका रिफॉर्मेशन किया जाता है। तो ये जो लड़कों की क्रिमिनलाइजेशन की बात हो रही है, एक्चुअल में लीगली साउंड लगता ही नहीं है, क्योंकि माइनर का ट्रायल तो पॉक्सो में हो ही नहीं रहा है। हम्म। माइनर का ट्रायल होता है जेजे एक्ट में, और जहां पे उसका माइनर ऑफेंस है, यानी जहां पे कंसेंशुअल है, वहां पे प्रॉपरली सोल्यूशन ये है कि लड़के को सिर्फ क्यों काउंसलिंग दी जाए, लड़की को भी काउंसलिंग दी जानी चाहिए। क्योंकि जो मैंने अभी आपको फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं, ट्रू मैम, ट्रू साइकोलॉजिकल, ट्रू। फिजिकल, हम्म। बायोलॉजिकल इम्पैक्ट जो मैंने आपको बताए, इस पे कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो हम्म। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 10 बच्चे गलती कर रहे हैं ना, तो 10 को माफ कर दो और बाकी 90 को और इनकरेज करो कि वो भी करें। ट्रू जबकि ट्रू होना इसका उल्टा चाहिए कि ट्रू 10 ट्रू बच्चे ट्रू गलत ट्रू कर रहे हैं तो हम कहें कि ये गलत है, तुमको भी ये नहीं करना। ट्रू। तो ये एक अजीब तरीके का एक जुरिस्प्रूडेंस अप्लाई किया जा रहा है। तो जेजे एक्ट में जैसे ही आप जाओगे, वो बच्चा अपनी कंसेंट, अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो उसे वैसे भी ऑफेंडर नहीं माना जाएगा। और यदि वो जबरदस्ती कर रहा है तब तो आपको उसको ऑफेंडर मानना ही पड़ेगा ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करके एक ऐसा लाइसेंस देने की बात कर रहे हो जिससे लड़की को आप घर में, पड़ोस में, बाहर, हर जगह जो है वो असुरक्षित बना रहे हो। तो ये एक बड़ा ही खतरनाक खेल है। और भारत जैसे समाज में जहाँ पे वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी जो गर्ल चाइल्ड है उसकी इतनी ज्यादा है, वहां पे आप एकदम, होता है ना कि आप शिकार को भेड़ियों के सामने फेंक दो, आप उस स्थिति को कहीं ना कहीं ले जा करके क्रिएट करना चाहते हो। और मैं बता रही हूँ कि जो हमारा संविधान स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, पहले तो गर्ल्स का प्रोटेक्शन, और गर्ल्स में भी वो जो और ज्यादा डिप्राइव्ड है। तो जो इसमें एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, गरीब तबका, या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं,
उनकी जल्दी शादी होने और उनकी वल्नरेबिलिटी के चांसेस भी कहीं ज्यादा होंगे। तो ये इन सबके अगेंस्ट में ये पिटिशन कहीं ना कहीं जाती है। और इसीलिए जो है ये जो एक इशू क्रिएट किया जा रहा है पॉक्सो का, एक्चुअल में ये वास्तव में इशू है भी कि नहीं, मुझे तो लगता है इस पे भी डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई इशू है। जिस चीज को आप क्रिमिनलाइज करने की बात कर रहे हो, एक्चुअल में वो क्रिमिनलाइज है ही नहीं है, क्योंकि पॉक्सो में ना जा करके वो सीधे सीधे जे एक्ट में जाता है। जाता है। ट्रू मैम, ट्रू। ओके मैम, सो या ये बहुत ही आपने एक सॉल्यूशन दिया, काफी टेनेबल और बहुत ही कन्वीनियंट सॉल्यूशन है, जो कि दोनों पार्टीज को, उनके दोनों इंटरेस्ट को साथ में ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपर सॉल्यूशन देता है। सो यस मैम, आई गेस दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चंस। और नहीं, एक चीज यस मैं मैम। और आपको बताना चाह रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी मुझे संभावना दिख रही है। देखिए, आप अभी 16 साल तक आए और हम्म 16 साल को आपने राइट टू डिसीजन दे दिया कि हम्म तुम माइनर किसी और चीज में तुम लो ना, मतलब तुम अल्कोहल नहीं पी सकते, तुम वोट नहीं दे सकते, तुम गाड़ी नहीं चला सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम म्यूचुअल कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा सकते हो। एक ताजुब का एक जो कॉन्ट्राडिक्शन या पैराडॉक्स आप कहो, वो ये है कि टर्म किया जा रहा है यूज रोमांटिक रिलेशनशिप, और प्रोटेक्शन जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी को दिया जा रहा है। ट्रू तो ट्रू ट्रू। एक बात आप ये देखिए कि जब आपने 18 साल का बैरियर लगाया, तो आप कह रहे हो कि नहीं 16 साल भी कर रहा है, कल को 14 साल का भी बच्चा कहेगा। तो ट्रू। मैं आपसे कह रही हूँ कि जो वेस्ट में हमने देखा ना, कि उन्होंने माइनर को राइट टू डिटर्मिनेशन दे दिया, और माइनर कह रहा है कि आई एम एबल टू टेक माई, आपने देखा होगा कि इसको पैसिवली जो है लाया भी जा रहा है, जहां हम्म। बच्चे कहते हैं मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, ट्रू आप मैम, ट्रू। कौन होते हो। वो उस यस। सीजन को लेने के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन उनका प्रोजेक्शन ऐसे किया जा रहा है कि दे आर कैपेबल टू टेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीजंस। हम्म। तो इसमें राइट टू डिटर्मिनेशन, और मुझे जो सबसे ज्यादा डर लग रहा है, जिसकी मुझे संभावना 100% दिखाई दे रही कि अगर ये होता है, तो भारत में बच्चों को भी राइट टू डिटर्मिनेशन देने की बात आएगी। क्योंकि यदि आज ये एज 16 है, तो कल को 14 होगी, तो 14 साल का बच्चा और फिर 12 साल का बच्चा ये कहेगा कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। और फिर आप याद रखिएगा, ये इशू भी आएगा कि वही 12 साल का बच्चा कल को कहेगा कि मेरी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। और फिर वही होगा जो यूएस और यूके में हो रहा है, कि उस 12 साल के बच्चे के अंदर आप सेक्सुअल आइडेंटिटी क्राइसिस अगर क्रिएट करेंगे, तो कहेगा कि मैं सेक्स चेंज अपना कराऊंगा। तो अल्टीमेटली वो जो इंडस्ट्री है, जो बेसिकली यूएस और यूके को अपने कंट्रोल में ले चुकी है, और आप देखेंगे तो आज के समय में यूएस की जो सबसे बड़ी रिसर्च हो रही है, वो इस पे हो रही है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बजाय दवाइयां खा करके आप कैसे अपने सेक्स को चेंज करा सकते हो। और ये इतना भयंकर प्रोसेस है, आप खुद समझो कि इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द नेचर। ये किस तरीके का लिबरलिज्म और किस तरीके की इक्वलिटी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर चाहे आप गोलियां खिला करके, चाहे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो सेक्स चेंज कर रहे हैं, उसके बाद जिस ट्रॉमा से होकर के वो व्यक्ति गुजरता है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता। मेरी नॉलेज में ऐसे केस आए जहां पर लोगों ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी, क्योंकि एक बार अगर आपका चेंज हो गया सेक्स, तो दोबारा वो इरिवर्सिबल हो जाता है। कुछ लोगों में नेचुरल होता है, और जहां पे नेचुरल होता है वहां पे आपकी जेनेटिक स्ट्रक्चर, आपका जो जीनोटाइप और फेनोटाइप होता है, वो सेक्स चेंज को सपोर्ट करता है। लेकिन जहां पे आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप इसके लिए नहीं बना, वहां पे सिर्फ आपके दिमाग में अगर ये फितूर है कि हम चेंज करवाएंगे, तो ये आपके लिए इतना फैटल हो सकता है कि इसमें लोग डिप्रेस होकर सुसाइड तक करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक पहले अध्याय की 16 तक ले जाने की शुरुआत हो, और अंत में हम इसका इतना भयानक परिणाम देखें, जो परिणाम हम यूएस और यूके में देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो मैंने अभी हेल्थ से रिलेटेड बातें बताई, कि किस तरीके से ग्रे मैटर ब्रेन में डेवलप नहीं करता, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो डेवलप नहीं होता, आपके अंदर रेशनैलिटी डेवलप नहीं होती, एग्रेशन आपके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, लॉजिक आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है, आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हो, और आप जो है इतने एग्रेसिव हो सकते हो कि आप किसी को मार भी सकते हो। हमें इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बच्चों को बता करके इन चीजों के लिए प्रोहिबिट करना चाहिए। ना कि हम ये कहें कि कुछ लोग गलती कर रहे हैं
तो उस गलती को हम सार्वजनिक बना दें। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ लोगों की चॉइस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बना करके जो बार बार प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है और इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। कुछ लोगों की चॉइस संविधान की मोरालिटी नहीं हो सकती है। संविधान की मोरालिटी समाज की वो मोरालिटी है जो कि कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, उसी के साथ मैं इसको खत्म भी करूंगी। कि जैसे मैं एक बोलती हूँ कि एक सेब में कितने बीज होते हैं और एक बीज में कितना सेब होता है। तो एक सेब में जितने बीज होते हैं वो तो आप गिन सकते हो, पर एक बीज में कितने सेब होंगे ये आप नहीं गिन सकते, क्योंकि एक बीज से लाखों सेब, लाखों सेब से करोड़ों, और फिर ये चलते चले जाएंगे। और आज जो आपको बीज दिख रहा है ना, वो पीछे की एक जर्नी है, यानी उसका भी पास्ट जो है वो कहीं से जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअल में जो वेस्टर्न थॉट है, या ये जिस थॉट को प्रमोट किया जा रहा है, जो वोकिज्म है ना, ये सेब के सिर्फ आउटर पोर्शन को देखता है जो कि अट्रैक्टिव दिखता है। उसको ना बीज दिखाई देता है, ना बीज के अंदर छुपे हुए लाखों बीज दिखाई देते हैं। लेकिन जो इंडियन जुरिस्प्रूडेंस है ना, उस बीज के अंदर छुपे हुए उन लाखों और करोड़ों बीजों को भी देखने की क्षमता रखता है, जो आने वाले समय में आने हैं। इसलिए जो अभी वेस्टर्न थॉट है जिसको हम यहाँ इम्पोज कर रहे हैं, सिर्फ आज को कुछ लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से डिस्क्राइब करना चाहता है, जबकि इंडियन जुरिस सिस्टम हमेशा ये देखता है कि आने वाले समाज पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और सस्टेनेबिलिटी ये है कि हम उन आने वाले लोगों को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जो सेब में हो रहा है ना, जो बीज में हो रहा है, वो हम सब में है। तो ये जो सेब के आउटर कलर को देख करके जो हम अपने डिसीजन लेते हैं, बिना ये समझे हुए कि अगर हम उसको एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं तो बीज के अंदर जो करोड़ों सेब आने वाले हैं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। हम अगर किसी एक गलत चीज को सोसाइटी में इम्प्लांट करते हैं तो उससे आने वाली कई सारी पीढ़ियां जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। और आज यूरोप में अगर आप देखोगे तो उसी बर्बादी की कगार पे हैं। उनका यूथ काम नहीं करना चाहता, इसलिए उनको बाहर से लेबर इंपोर्ट करना पड़ता है। उनके यहाँ किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, टेक्नोलॉजी और हथियारों को के अलावा। और वो उनके अमेरिका में आए दिन जो है आपने देखा होगा कि गोलीबारी की घटनाएं होती हैं। तो उनके सिस्टम को अगर हम अपने देश में लगाएंगे तो हम बेरोजगारों की एक ऐसी फौज क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि जिस समय आपको अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, उस एज में आपको एक ऐसी डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है जहां पे 5 साल के बाद आपके पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ना लाइफ होगी, ना कैरियर होगा, और ना ही फ्यूचर फैमिली लाइफ होगी। क्योंकि एक बार अगर आपने इस डोमेन में ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिए तो आपकी लाइफ हर तरीके से खराब हो जाती है। आप ट्रॉमेटाइज हो सकते हो, फ्यूचर में मैरिज रिलेशनशिप में जाने से डर सकते हो, और आपको ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिसको कि आप लाइफ टाइम पे करोगे। तो 1 मिनट के प्लेजर का या कुछ दिन के प्लेजर का इतना लंबा जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, हमें अपने बच्चों को उसके बारे में अवेयर करना चाहिए। और न्यायालय से लेकर के संविधान और समाज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वल्नरेबल हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। और हमारे यहाँ बच्चे वल्नरेबल हैं। और अगर आप डेटा देखोगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा जो रेशियो है, या जो सबसे बड़ा पोर्शन है, वो जो है बच्चियों का पोर्शन है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिस देश में हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए फ्लड गेट खोलने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि न्यायालय का विजडम प्रिवेल करे, समाज का विजडम प्रिवेल करे, और हम एक्चुअली में समझ सकें कि ये जो वोकिज्म है ये हमारे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को और अपने देश और समाज और परिवार सबको बचा सके उन ग्लोबल मार्केट फोर्सेस से, जो कि बेसिकली लिबर्टी के नाम पर पूरे के पूरे जो बच्चों की जनरेशन है उसका कमर्शियली उसको एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं। तो बस मैं आपके थ्रू इसी बात को कन्वे करना चाह रही थी कि आप इसको लिबर्टी तक मत ले जाइए। ये आपका एक डिस्ट्रक्शन की तरफ आपको ये ले जा रहा है। ये आपको कोई राइट नहीं दे रहा। फ्यूचर में आपको जो राइट आपके कर्म से आपको मिलने वाले थे, ये आपको उससे भी डिप्राइव कर देगा। तो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और भारत जैसे देश में जहाँ मोक्ष की बात की जाती है और कहा जाता है कि काम बिना धर्म के नहीं हो सकता, वहां पे पूरे के पूरे काम से धर्म को ही गायब करने की बात की जा रही है। और ये भारतीय परंपरा के अनुसार नहीं है, ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये साइंटिफिक है, ये लॉजिकल है, और यही सही है। तो हमें ऑर्थोडॉक्स और लिबरल के नाम पर जिस तरीके के डायरेक्शन में लिया जा रहा है, जो ऑर्थोडॉक्स जिसको आप कह रहे हो एक्चुअल में वही साइंटिफिक है, बशर्ते कि हम उस साइंस को समझें। जो समझे तो। साइंटिफिक है वही जो है सस्टेनेबल है और वही परमानेंट है।
तो मेरा बस यही है कि इसकी गंभीरता को समझें, और एकेडमिया जो है, स्पेशली जो यूथ है, वो समझें कि उससे इसको कितना उसको इससे कितना नुकसान होने वाला है। और कम से कम बच्चों को घर परिवार में जो भी हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी इसके बारे में अवेयर किया जाए। वंडरफुल वंडरफुल। इट्स ऑल लाइक ऑलवेज, आप जो आपकी जो रेयर एबिलिटी है ना कि इतने सारे डायमेंशंस को हमको उस इश्यू को दिखाना कि कि जो हम नॉर्मली नहीं देख पाते, पब्लिक डिस्कोर्स में हमें सुनने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ दो तीन डायमेंशन से बातें, एंड इट कीप्स रिपीटिंग। और जो आप हमेशा जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं, आप इतने सारे डायमेंशंस बनाती बताती हैं, तो डेफिनेटली वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। And today as well, your talk was pinpointed, precise, and professional. Thank you so much, ma'am. So we'll. थैंक यू शांत, थैंक यू सो मच। आई होप कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाएगी और लोग समझेंगे कि Mhm. ये जो है एक खतरनाक डायरेक्शन में जाने का हमारा एक अगर हम गए तो मतलब हमारे लिए फैटल होगा। ये डेंजरस नहीं, हमारे लिए फैटल होगा। और इसमें हम बहुत कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ खोएंगे। मिलना में कुछ नहीं है, पर सब कुछ खोने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। True, ma'am. True. So thank Very you well so said. much. Thanks to you, and I think now we can wind up. Yeah, yes, yes, ma'am. Thank you so much for your time, ma'am. Thank you so much. Okay, okay. Take care. Bye bye. Bye.